हाँ तो जय श्री राम दोस्तों, मैं मनोज बेनीवाल, आपका स्वागत है अपनी संविधान की क्लास में। तो इससे पहले वाले वीडियो थे दोस्तों, उन क्लास जो थी हमारी उसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, फिर राष्ट्रपति की विधायक शक्तियाँ, फिर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ और फिर हमने पढ़ा था उपराष्ट्रपति के बारे में। आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं मंत्री परिषद के बारे में। मंत्री परिषद का जो उल्लेख किया गया हमारे संविधान के, वो अनुच्छेद 74 में किया गया है। अनुच्छेद 74 में क्या दिया गया है? मंत्री परिषद। दोस्तों अनुच्छेद 74 आपसे कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी। क्यों होगी? अब देखिए, इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह है या फिर सहायता, राष्ट्रपति की सलाह या सहायता के लिए किसका निर्माण किया गया है? मंत्री परिषद का निर्माण किया गया है। तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए किसका निर्माण किया गया है? यहां पे मंत्री परिषद का निर्माण किया गया है। याद रखना दोस्तों, मंत्री परिषद जो किसी भी प्रकार की सलाह किसको देगी? राष्ट्रपति को देगी। तो राष्ट्रपति को दी गई सलाह, इस पे कभी आप न्यायिक जांच नहीं कर सकते, यानी किसी न्यायालय के द्वारा इस सलाह की जांच नहीं की जा सकती। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि मंत्री परिषद की जो सलाह है राष्ट्रपति को आप देते हैं, राष्ट्रपति इस सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन दोस्तों इसका एक अपवाद मिलेगा कि ये वर्तमान की बात है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद जो भी सलाह देती है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उस सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। अगर दोबारा वही सलाह उसको दी जाती है तो राष्ट्रपति मानने के लिए क्या हो जाता है? बाध्य हो जाता है। हम यहां पर चर्चा करेंगे 42वां संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1976 में। इस दौरान राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए क्या कर दिया गया था? बाध्य कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1976 में। आज तक का सबसे विवादास्पद जो संविधान संशोधन माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन, जिसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन के दौरान आपके राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए क्या कर दिया गया था? बाध्य कर दिया गया था। फिर दोस्तों 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, और लोकसभा के चुनाव हुए तो सरकार बनी थी जनता पार्टी की। इस दौरान 1977 में देश के जो प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई ने फिर एक संविधान संशोधन करवाया था जिसका नाम था 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1978 में। ये जो लाइन आप पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की किसी भी सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, ये लाइन आपने किस संविधान संशोधन के दौरान जोड़ी थी? संविधान में 44वें संविधान संशोधन के दौरान 1978 में जोड़ी थी। आइए दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कि मंत्री परिषद जो आपकी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, सभी वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं? मंत्री परिषद में निहित होती हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार की कार्यपालिका की जो सभी वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में समावेश होती है? मंत्री परिषद में समावेश होती है। मंत्री परिषद इन शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह से करेगी? तो दोस्तों मंत्री परिषद इन शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह से करेगी? राष्ट्रपति की सलाह से करती है।
संघ सरकार की सभी वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसके अंदर समावेश है? मंत्री परिषद के अंदर। मंत्री परिषद इन शक्तियों का प्रयोग करती है, किसकी सलाह से करती है? राष्ट्रपति की सलाह से करती है या फिर संविधान के अनुरूप करती है। आपने पढ़ा था दोस्तों अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या था? राष्ट्रपति से संबंधित है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में था संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में समावेश होती हैं। ये आर्टिकल 53 कहता है। और आर्टिकल 74 आपसे क्या कहता है? सभी वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां मंत्री परिषद में समावेश है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा अंतर है। वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसके अंदर समावेश है? मंत्री परिषद के अंदर। और मंत्री परिषद इन शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह से करेगी? राष्ट्रपति की सलाह से करेगी। यहां पे वास्तविक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां समावेश किसमें होती हैं? राष्ट्रपति में होते हैं। यानी संघ के जितने भी कार्य किए जाते हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इसलिए अनुच्छेद 53 में लिखा जाता है कि राष्ट्रपति किस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है? नाम मात्र शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति किस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है? नाम मात्र शक्तियों का प्रयोग करता है। तो फिर वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद, तो दोस्तों मंत्री परिषद की अगर बात की जाए तो मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के मंत्री। ये 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उप मंत्री। तो दोस्तों याद रखना कैबिनेट जो आपकी मंत्री परिषद है उसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री बैठते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्री परिषद का एक अंग होता है दोस्तों, मंत्री परिषद का अंग होता है जिसका नाम है मंत्रिमंडल। जिसका नाम क्या होता है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 1 प्रकार के मंत्री होते हैं। और वो भी कौन से होते हैं? केवल और केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, वो मंत्री जो होते हैं वो केवल मंत्रिमंडल में होते हैं, कैबिनेट मंत्री। तो आइए दोस्तों दोनों की तुलना कर लेते हैं। पहले तो मंत्री परिषद जिसका निर्माण आपने राष्ट्रपति की सहायता या सलाह के लिए किया है। मंत्री परिषद का एक अंग होता है जिसे आप क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। दोनों की तुलना की जाए तो मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री हैं और मंत्रिमंडल में केवल 1 प्रकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री। आकार में बड़ा कौन है? तो दोस्तों आकार में बड़ा कौन है? तो आकार में बड़ा कौन हो गया? मंत्री परिषद हो गई। शक्तिशाली कौन है? शक्तिशाली। सर्वाधिक शक्तियां किस में होती हैं? मंत्रिमंडल में होती है। तो दोस्तों याद रखना आकार में बड़ी मंत्री परिषद होती है लेकिन सर्वशक्तिशाली कौन होता है? मंत्रिमंडल होता है। आइए दोस्तों देखते हैं मंत्री परिषद का आकार। मंत्री परिषद का आकार, तो आकार की अगर बात करें, आकार का मतलब है यहां पे सदस्यों की संख्या से कि मंत्री परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं अधिकतम और कितने न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। तो दोस्तों देखो अपना जो मूल संविधान था, मूल संविधान में मंत्री परिषद
के सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। तो आपका जो मूल संविधान था दोस्तों, उसमें मंत्री परिषद में ना तो अधिकतम सदस्यों की संख्या का उल्लेख था और ना ही न्यूनतम सदस्यों की संख्या का उल्लेख था। अब तो मंत्री परिषद का आकार है, इनकी जो सदस्य संख्या ये कब निर्धारित की गई थी? तो इसके लिए दोस्तों हुआ था एक संविधान संशोधन, जो आपका है 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन। और 91वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था? 2003 में हुआ था। 91वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2003 में किया गया। इस संविधान संशोधन के अनुसार आपकी जो मंत्री परिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो निर्धारित की गई थी। तो मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या, तो दोस्तों मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो यह डिपेंड करता है लोकसभा पे, कि लोकसभा के जो व्यक्ति होते हैं जिनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, उन्हीं में से आप क्या निकालते हैं? मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% कितनी हो सकती है दोस्तों? 15% हो सकती है। तो मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के कुल सदस्य, यानी कुल सदस्यों का मतलब अधिकतम सदस्य लोकसभा में कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं। कुल सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 15% हो सकती है। 15% निकालेंगे तो देखिए दोस्तों, 15% तो हम निकाल लेंगे, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है, इनका नेतृत्व करता है, उसे आप क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री बोलते हैं। और प्रधानमंत्री इन 15% सदस्य संख्या में शामिल है या नहीं, यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो 15% हो सकती है, और इसमें आपका प्रधानमंत्री यानी मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो शामिल होता है या नहीं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री यानी पीएम इसमें क्या होता है? शामिल होता है। 15% में क्या होता है? शामिल होता है। अगर 15% आप निकालना चाहें कुल सदस्यों का, तो आपकी मंत्री परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 83 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में आपकी जो मंत्री परिषद है, आपकी मंत्री परिषद में कितने मंत्री हैं? 77 मंत्री हैं। लेकिन अधिकतम हो कितने सकते हैं? 83 मंत्री हो सकते हैं, जिसमें 83 में आपका प्रधानमंत्री भी क्या होगा? शामिल होगा। ये रही दोस्तों अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात। अगर बात की जाए न्यूनतम सदस्य, तो न्यूनतम सदस्यों की अगर बात की जाए तो दोस्तों न्यूनतम सदस्य संख्या का उल्लेख अब भी यहां पे नहीं किया गया है, लेकिन 12 सदस्यों से कम नहीं हो सकते। आइए दोस्तों हम आगे चर्चा करते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद दो प्रकार से उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों मंत्री परिषद कितने प्रकार से उत्तरदायी होती है? 2 प्रकार से होती है। 2 प्रकार कौन कौन से? एक तो व्यक्तिगत रूप से, और दूसरी होती है सामूहिक रूप से। तो मंत्री परिषद 2 प्रकार से उत्तरदायी होती है, एक तो व्यक्तिगत रूप से होती है और एक सामूहिक रूप से होती है। व्यक्तिगत तौर की अगर बात की जाए तो दोस्तों व्यक्तिगत तौर पे आपके पास एक व्यक्ति है जिसकी सलाह के लिए आपने मंत्री परिषद का निर्माण किया था, राष्ट्रपति। तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति।
सामूहिक रूप की अगर बात की जाए तो दोस्तों मंत्री परिषद का निर्माण आप कौन से सदन से करते हैं? लोकसभा से करते हैं। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। अब देखिए दोस्तों, मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री बोलते हैं। इसीलिए अनुच्छेद जो हमारा अगला अनुच्छेद है उसका नाम है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में हमें किसके पद की व्याख्या दी गई है? तो अनुच्छेद 75 में हमें दिया गया है प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री। आइए दोस्तों देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, यानी जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद बनाई है आपने, उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है, उसका नेतृत्व करता है, उसे ही क्या बोला जाता है? प्रधानमंत्री बोला जाता है। अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की जाए, नियुक्ति, तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब बात करेंगे, ये प्रधानमंत्री है और इसके समूह में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? तो दोस्तों अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से, प्रधानमंत्री के परामर्श से। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपति के द्वारा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह से करेगा? प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा या प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि अनुच्छेद 75 में नियुक्ति हमने देख ली। शपथ, इन मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो दोस्तों पद व गोपनीयता की शपथ, पद व गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, हमेशा सभी मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अगर बात करें मंत्रियों के वेतन भत्ते की, वेतन भत्ता, तो वेतन भत्ते की अगर बात करें तो दोस्तों किसी भी मंत्री के वेतन भत्ते का उल्लेख अनुसूची में नहीं किया गया है। मंत्रियों का वेतन भत्ता समय समय पर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो मंत्रियों का वेतन भत्ता दोस्तों किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? समय समय पर संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब हम दोस्तों देखेंगे कि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। इनमें योग्यता से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो योग्यता के बारे में देखते हैं दोस्तों। मंत्रियों की योग्यता, योग्यता में देखिए दोस्तों, पहले हमारे पास जो योग्यता है वो क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, यह है हमारे पास पहली योग्यता। दूसरी योग्यता हमारे पास 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। कितने वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो? 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी योग्यता है न्यायालय के द्वारा पागल व दिवालिया घोषित न किया गया हो, दिवालिया घोषित न किया गया हो। चौथी दोस्तों हमारे पास जो योग्यता आती है ये बड़ी मोस्ट, चौथी योग्यता हमारे पास क्या है? लोकसभा में
बहुमत दल प्राप्त नेता होना चाहिए। लोकसभा में दोस्तों क्या होना चाहिए? बहुमत दल प्राप्त नेता होना चाहिए। अब हम देखेंगे बहुमत दल का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास टोटल सीटें हैं लोकसभा में, हम उदाहरण लेके चलते हैं 600 सीटें, 600 सीटों में हमें बहुमत चाहिए, तो 600/2 कितना आया? 300 प्लस 1, यानी सरकार बनाने के लिए आपको कितनी सीटें चाहिए? 301 सीटें चाहिए। जिस दल के पास, राष्ट्रीय दल के पास 301 सीटें होंगी, उसी का नेता होगा, वो क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। अब एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों, हम सोचते हैं कि अगर किसी के पास भी बहुमत नहीं आई तो आप प्रधानमंत्री कैसे बनेगा फिर? तो दोस्तों इसका हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास टोटल सीटें कितनी है? 300 सीटें, और लोकसभा के हमने 300 सीटों पे क्या करवा दिए? चुनाव करवा दिए। बहुमत के लिए हमें कितनी सीटें चाहिए? 301 सीटें चाहिए। अब मान लेते हैं इस चुनाव के दौरान बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 300 सीटें मिली, और बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 301। यहां पे अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को मान लेते हैं यहां पर कितनी सीटें मिली? 50 सीटें मिली। फिर मान लेते हैं आरएलपी, इसको सीटें यहां पर मिलती हैं 245। फिर तीसरी हम मान लेते हैं हमारे पास कितनी सीटें शेष रह गई? 5, और 5 हम मान लेते हैं यहां पे निर्दलीय, और निर्दलीय सीटें हमारे पास कितनी है? 5। अब देखिए दोस्तों यहां पे क्या होता है कि बहुमत के लिए हमें कितनी सीटें चाहिए? प्रधानमंत्री बनाने के लिए 301 सीटें चाहिए, और बीजेपी के पास सीटें कितनी है? 300, कांग्रेस के पास 50, और आरएलपी के पास 245, और निर्दलीय कितने उम्मीदवार आए हैं आपके पास? 5 है। किसी के पास भी बहुमत नहीं है। अब यहां पे राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री बनाएगा तो कैसे बनाएगा? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वेच्छा का प्रयोग करता है, अपनी इच्छा से किसी बड़े दल के नेता को क्या बनाएगा? प्रधानमंत्री, या फिर किसी बड़े गठबंधन के नेता को क्या बनाएगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाएगा अपनी स्वेच्छा से। अब शर्त क्या रहती है दोस्तों? शर्त किस शर्त पे बनाएगा? किसी के पास भी बहुमत नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री बनेगा, शर्त क्या रहती है दोस्तों? यहां पे शर्त ये रहती है, अगले 1 माह में बहुमत पारित करना होता है, यानी 301 सीटें लाके देनी पड़ेगी। चाहे आप बीजेपी के नेता को आपने प्रधानमंत्री बना दिया, चाहे वो एक निर्दलीय को शामिल करेगा इसमें, या वो आरएलपी के साथ गठबंधन करेगा, तो उसके पास कितनी हो जाएंगी? 545 सीटें हो जाएंगी, और वो अपना प्रधानमंत्री उसका बना रहेगा। अगर 1 महीने के अंदर बहुमत पारित नहीं होगा तो ये सरकार गिर जाएगी दोस्तों। इस सरकार का कार्यकाल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे कि एक बार हुआ था ऐसा अटल जी के साथ। अटल जी का बहुमत पारित करने से 1 वोट कम पड़ रहा था। उस समय आपके अटल जी की सरकार जो गिरी थी वो कितने वोट से गिरी थी? मात्र 1 वोट से गिरी थी। उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था और उन्हें बहुमत पारित करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया था। संसद में वो बहुमत पारित कर रहे थे तो 1 वोट की कमी थी, यानी 1 सदस्य की कमी थी। उस स्थिति में आपके अटल जी ने कहा था कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकारें गिरती रहेंगी, उठती रहेंगी, लेकिन हमारा देश कभी भी नहीं गिरना चाहिए। उन्होंने उसी समय कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा
कि जो विपक्ष है इसके पास विपक्ष का नेता भी नहीं होगा। और दोस्तों पिछले 2014 से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के पास विपक्ष का नेता बनाने के लिए भी सदस्य संख्या पूरी नहीं है, क्योंकि संसद लोकसभा के अंदर विपक्ष का नेता बनाने के लिए कम से कम कितनी सीटों की आवश्यकता है? 1/10, यानी 545 का अगर अपन निकालेंगे, 1/10 निकालेंगे तो 54 यानी 55 सदस्यों का होना जरूरी है। और विपक्ष का नेता बनाने के लिए गठबंधन नहीं चलता, किसी ना किसी दल के पास पूरा बहुमत होना चाहिए, यानी 55 सीटें होनी चाहिए। और ये वर्तमान में आपकी लोकसभा में किसी के पास भी नहीं है। तो वर्तमान अपने लोकसभा में है वो विपक्ष का नेता नहीं है, केवल इसकी जो भूमिका निभा रहा है वो अधीर रंजन चौधरी निभा रहा है, लेकिन वो मान्यता प्राप्त नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं पांचवी योग्यता। पांचवी योग्यता क्या होती है? संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, तो दोस्तों हमारे पास पांचवी योग्यता है कि संसद के जिसे आप प्रधानमंत्री बना रहे हैं वो संसद के किसी भी सदन का क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। सदन आपके पास दो हैं, एक आपके पास लोकसभा और दूसरी आपके पास राज्यसभा। इनमें से किसी भी सदन का क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। अगर सदस्य नहीं है और आप उसे क्या बना रहे हैं? प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो आप बना सकते हैं, केवल एक बार बना सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन उसके पास क्या है? बहुमत है, और जहां से उसने चुनाव लड़ा वो हार गया या उसने चुनाव लड़ा ही नहीं किसी कारणवश से, तो उस व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री या मंत्री बना सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें शर्त क्या रहती है? इसमें शर्त रहती है अगले 6 माह में किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है, ये इसकी शर्त रहती है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे आप प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो अगले 6 माह के अंदर उसे किसी ना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है, चाहे वो लोकसभा की करे चाहे वो राज्यसभा की करे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अपने पद से दोस्तों क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे देश के महान न्यायवादी यानी देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी की। तो अच्छा दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।